बेटा चैप्टर कंबशन ऑफ फ्लेम वाले में जो चैप्टर 4 है हमारे एनसीईआरटी बुक का साइंस का, इसमें नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या है? फ्यूल। क्या है? फ्यूल। फ्यूल का मतलब क्या होता है? फ्यूल का मतलब वो चीज जो क्या करे, एनर्जी को प्रोड्यूस करे, एनर्जी को प्रोड्यूस करे और हमारे किसी न किसी काम में वो यूज आए। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देखो जरा क्या लिखी है। फ्यूल का मतलब क्या है? द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस आर वुड, चारकोल, पेट्रोल एंड केरोसिन एटसेट्रा। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल्स। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिससे क्या प्रोड्यूस होती हो? हीट एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होती हो? हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है? आपको बताया था ना, कोल क्या है? एक तरीके का फ्यूल है। तो कोल को हम अपने डोमेस्टिक पर्पस में भी यूज करते हैं, प्लस इंडस्ट्रियल पर्पस में से भी यूज होता है। फॉर व्हाट? फॉर द हीट एनर्जी, फॉर द यूसेज ऑफ हीट एनर्जी। क्योंकि उस फ्यूल का यूज करके हमको हीट एनर्जी अवेल होती है, इसलिए क्या, इसलिए क्या फ्यूल को सॉरी कोल को वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्यूल माना जाता है। ठीक है, तो सिंपल बेसिक मीनिंग क्या है फ्यूल का? कि वो सब्सटेंस जो क्या प्रोड्यूस करते हो? हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, और उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? या तो अपने डोमेस्टिक पर्पज में या तो किसी इंडस्ट्रियल पर्पज में, यानी इंडस्ट्री के काम वगैरह के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो एग्जाम्पल्स में क्या दिया? वुड है, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, सारी चीजें हम यूज करते हैं ना, किस चीज के लिए? बहुत सारे अपने डिफरेंट पर्पसेस के हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि इनमें से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट एनर्जी। इस वजह से। क्लियर है? ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलूं कि गुड फ्यूल क्या होता है, आइडियल फ्यूल क्या होता है? आइडियल को हम और क्या बोल सकते हैं? गुड फ्यूल। क्या बोल सकते हैं बच्चे? गुड फ्यूल। ठीक है, आइडियल फ्यूल मतलब जिसमें सारी क्या अच्छी क्वालिटीज हो। आइडियल कौन होता है? ऐसे कहते हैं ना, इसको हम अपना आइडियल मान रहे हैं, उसमें मतलब हर चीज बेस्ट है। तो आइडियल फ्यूल मतलब यहाँ पे जो हमारे पास गुड फ्यूल होता है, जिसमें सारी क्वालिटीज प्रेजेंट होती है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक आइडियल फ्यूल है, तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होती है वो देख लो एक बार। क्या लिखा है पहले? इकोनॉमिक होगा। क्या होगा? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब टर्म सुनते ही पता है किस चीज को समझ आता है? पैसे। इकोनॉमिक वर्ड सुनते ही दिमाग में पहली चीज क्या क्लिक करती है? पैसा। कि वो चीज यानी कि कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? पैसे से। तो जो आइडियल फ्यूल होगा, जो गुड फ्यूल होगा, उसको हम अपने कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज कर, यानी कि उसको हम अगर हमारे फैक्ट्री में उसकी प्रोडक्शन हो रही है, तो उसको हम बाहर जाके सेल आउट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं ना। यानी उस फ्यूल का यूज करके हमें इकोनॉमिकली पैसे मिलेंगे, तो वो चीज इकोनॉमिक है। ठीक है, सेकंड चीज क्या है बेटा? देखो इजिली अवेलेबल। कि जो गुड फ्यूल होगा वो हमें इजिली अवेलेबल, यानी जो फ्यूल इजिली अवेलेबल हो जाए, इकोनॉमिक हो, वो किसी क्वालिटीज होंगी आइडियल फ्यूल की। नेक्स्ट क्या है? नो अनडिजायरेबल रेसिड्यू। नो अनडिजायरेबल रेसिड्यू। अनडिजायरेबल रेसिड्यू का मतलब कि उसको बर्न करने के बाद उसमें सिर्फ हीट एनर्जी हमको मिल जाए, उसके बाद वो अपने पीछे जलने के बाद कुछ भी वेस्ट मटेरियल ना छोड़े। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो वो किस चीज की क्वालिटी में इंक्लूड हो जाएगा? आइडियल फ्यूल की, गुड फ्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाई क्लैरिफिक वैल्यू। क्या है? हाई क्लैरिफिक वैल्यू। क्लैरिफिक वैल्यू ये बताती है किसी सब्सटेंस को बर्न करने पर, ठीक है, कि जितना उसमें हीट एनर्जी रिलीज हुआ है और जितना उसमें फ्यूल हमने बर्न करा है, तो उसकी वजह से जो हमारी वैल्यू आती है उसको क्या कहते हैं? क्लैरिफिक वैल्यू। तो अगर कोई गुड फ्यूल होगा तो उसकी क्या होगी? हाई क्लैरिफिक वैल्यू होगी। तो सिंपल टर्म्स में क्या है कि अगर ये चारों क्वालिटीज किसी भी चीज में होगी, जिसका मतलब वो क्या है? आइडियल फ्यूल है, वो एक गुड फ्यूल की क्वालिटीज है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट आता क्या है? फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स क्लैरिफिक वैल्यू। क्या बोला है कि जो फ्यूल की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कि वो सामान कितने अच्छे से यूज हो पा रहा है, वो सामान कितने अच्छे से या वो सब्सटेंस कितने अच्छे से यूज हो पा रहा है, उसके क्या जो वैल्यू हम उसको एग्जैक्ट निखार पा रहे हैं उस रूप से। समझे? वो क्या उसकी एफिशिएंसी। तो बोला फ्यूल की जो एफिशिएंसी है कि मतलब कोई फ्यूल अच्छा है बेकार है, हमें कैसे पता चलता है? उसकी क्लैरिफिक वैल्यू से। अगर उस फ्यूल की क्लैरिफिक वैल्यू हाई हुई, इसका मतलब वो फ्यूल क्या है? अच्छा है। अगर उसकी क्लैरिफिक वैल्यू काफी लो हुई, दैट मीन्स इट इज नॉट अ गुड फ्यूल। ठीक है, यानी कि क्लैरिफिक वैल्यू हमारे पास एक ऐसा चीज है जिससे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा जो फ्यूल है इट इज गुड फ्यूल और बैड फ्यूल। क्लियर है? देखो क्या है, अब क्लैरिफिक वैल्यू होता क्या, पहले ये तो जान ले, बोल तो हम बहुत देर से रहे है ना। देखो आगे क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इज क्लैरिफिक वैल्यू। दीदी हमें समझ नहीं आया, नहीं समझ आया क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, या आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा शायद आपको ना याद हो। ठीक है, एक बार दोबारा रीडिंग दो।
द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन अ कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg फ्यूल। हाउ मेनी ऑफ फ्यूल? 1 kg ऑफ फ्यूल। बोला है कि वो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है किस केस में? जब कंप्लीट कंबशन होता है। जब क्या होता है? कंप्लीट कंबशन होता है। और हम कितना केजी फ्यूल को बर्न करते हैं? 1 kg। कितना केजी बेटा? 1 kg। ठीक है, 1 kg फ्यूल को बर्न करते हैं तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? उस सब्सटेंस की क्लैरिफिक वैल्यू होती है। क्या होती है बेटा? उस सब्सटेंस की क्लैरिफिक वैल्यू। ठीक है, यानी अगर उस सब्सटेंस से ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई दैट मींस इट हैज इट्स हाई क्लैरिफिक वैल्यू। और अगर कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई दैट मींस उस क्लैरिफिक वैल्यू कम है, लो है। क्लियर है? फॉर्मूला देखो क्या है मेरे पास, क्लैरिफिक वैल्यू का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, उस फ्यूल को बर्न करने पर कितना हीट रिलीज हुआ, अपॉन में अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न, कि मैंने फ्यूल को कितना बर्न करा, 1 kg 2 kg 3, कितना फ्यूल मैंने बर्न करा, कितनी हीट रिलीज हुई। ये दोनों चीजें हमको क्वेश्चन में मेंशन हो गया। हमको क्या फाइंड करना होगा? क्लैरिफिक वैल्यू। क्लियर है? अच्छा देखो, 3 चीजें हैं मेरे पास। अगर तीनों से मुझे कोई भी 2 चीज दी, मैं तीसरी चीज फाइंड आउट कर सकती हूँ। चाहे अगर मुझे ये दोनों गिवन हो तो मैं क्लैरिफिक वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्लैरिफिक वैल्यू और अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न गिवन हो तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज निकाल सकती हूँ। क्लियर है? तीनों चीजें क्या है? आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर मेरे कोई भी 2 चीज दी होगी मैं तीसरी चीज को इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। प्लस अब बोलोगे वैल्यू तो आ गई, वैल्यू को किस यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे हम? वो क्या है? किलो जूल पर केजी। किसमें बेटा? ठीक है, देखो एक बार क्या लिखा है यहाँ पे, द क्लैरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। कि क्लैरिफिक वैल्यू, किसी फ्यूल की जो क्लैरिफिक वैल्यू है उसको हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं? किलो जूल पर केजी। किसमें? किलो जूल पर केजी में। ठीक है, इसी पे बेस्ड आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूमेरिकल देखो क्या दिया है बेटा। In an experiment, 4.5 kg of a fuel was completely burned. The heat produced was measured to be 1,80,000 kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. हमको क्या फाइंड करना है? क्लैरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। क्लैरिफिक वैल्यू हमको फाइंड करना है। फ्यूल हमने कितना बर्न किया है वो भी दिया है, हीट कितनी रिलीज हुई है वो भी दी है, तो क्लैरिफिक वैल्यू तो अपने आप आ जाएगी। जस्ट हमको फॉर्मूले में वो चीज पुट करना है। देख लो, आ जाओ एक बार। इट्स क्वेश्चन नंबर 11। क्लैरिफिक वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, या आपको पहले वो लिखवा दूं। गिवन चीजें मेरे पास क्या है ना, देखो मेरे पास गिवन क्या है क्वेश्चन में? फ्यूल बर्न, राइट? हाउ मच वी हैव बर्न? 4.5 kg। हीट रिलीज we have 1,80,000 किलो जूल, राइट? ये दिया है। क्लैरिफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? फटाक से लिख देते हैं। क्लैरिफिक वैल्यू इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज अपॉन में अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न। क्लियर बेटा? आगे देखो, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज में क्वेश्चन में कितना दिया है? 1,80,000। देन अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न कितना गिवन है? 4.5 kg। अब इसको बात करें सॉल्व करने के, सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया मेरे पास? हीट कितना रिलीज हुआ है? किलो जूल। जो यूनिट है साथ साथ मेंशन करते हुए चलना। फ्यूल कितना बर्न हुआ है? केजी में। क्लियर है? यहां से एक पॉइंट हटाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? 10। किससे इसको कट करेंगे? 5 से करें जिससे इजी पड़े। 9 से करें? 9 से करते, देखो 9 5 जा 45, और यहाँ क्या होगा? 9 2 जा 18। ये कितना होगा? 20,000। 5 1 जा 5 4 जा कितना होगा? ये 4,000। तो here we have 4,000 into 10। और हमारे पास यूनिट क्या रहेगी? किलो जूल पर केजी। आंसर बेटा मेरे पास क्या आएगा फाइनल? 40,000 किलो जूल पर। क्लियर है? ठीक है, सिंपल क्या है, न्यूमेरिकल में हमको क्या दिया होगा? फ्यूल बर्न कितना है ये गिवन है, हीट कितनी रिलीज हुई है ये भी गिवन है। फाइंड क्या करना था? क्लैरिफिक वैल्यू। क्लैरिफिक वैल्यू का फॉर्मूला लगाया, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज अपॉन में अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न। जो इसकी यूनिट थी यूनिट मेंशन करा,
सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आंसर हमने निकाल लिया। क्लियर है बेटा? नोट डाउन कर लो बच्चे। देखो आगे अभी तक लास्ट में हमने क्या करा था, एक न्यूमेरिकल लगा था, किस पे बेस्ड? क्लैरिफिक वैल्यू पे। क्लैरिफिक वैल्यू के बाद क्या है, देखो एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्यूल, कि फ्यूल हमारे लिए गुड तो होता है प्लस बैड भी है, यानी उसके अगर कुछ गुड इफेक्ट्स है कि वो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसका हम एज अ डोमेस्टिक पर्पज में भी यूज कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पज में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ उसके क्या है, एडवर्स इफेक्ट भी है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, सेम उसी तरीके से फ्यूल क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। तो किस वे में हार्मफुल है वो चीजें देख लो एक बार फटाफट से। क्या बोला, एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्यूल में क्या है बेटा? पहली बात रेस्पिरेटरी डिसीजेस। इसमें क्या है, कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, चारकोल, पेट्रोलियम, अनबर्न कार्बन इन एयर व्हिच कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिसीजेस लाइक अस्थमा, है ना। कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम releases unburnt carbon in air which can cause respiratory diseases। ठीक है बच्चे, बोल कहते हैं ना कि मतलब हमको एयर में, एयर की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से हमको कौन सी बीमारी हुई है? अस्थमा की, कहते हैं ना। तो बीमारी किस वजह से हुई है? क्योंकि हम जो इतना ज्यादा अमाउंट में फ्यूल वगैरह बर्न करते हैं, ठीक है। इन केस वो गुड फ्यूल नहीं है तो उसमें से क्या कुछ अनडिजायरेबल गैसेस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो कि क्या होती है, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, टॉक्सिक होती है। बोले क्या है कि जैसे कि हमारे पास कुछ कार्बन फ्यूल को हम बर्न करते हैं, हम जब फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उसके इसमें क्या, जैसे कौन कौन से फ्यूल हो गए, वुड को, कोल को, सबको बर्न करते हुए देखा है ना, बर्न करते हुए गैस प्रोड्यूस होती है, हमारे इन्वॉल्व में जाती है गैस। तो क्या बोला है, वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीजेस अनबर्न कार्बन। वो जो गैस की फॉर्म होती है कौन सी फॉर्म होती है? अनबर्न कार्बन, ठीक है, यानी कि उस गैस में जो कार्बन का अमाउंट प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? अनबर्न होता है। इन एयर विच कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिसीज लाइक अस्थमा, ठीक है। उस अनबर्न कार्बन की वजह से, वो अनबर्न कार्बन कहाँ जा रहा है? एनवायरमेंट में, हमारे एयर में मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से हमको कौन सी बीमारी का सामना करना पड़ता है? अस्थमा, यानी कुछ रेस्पिरेटरी डिसीजेस का हमको फेस करना पड़ता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ये तो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कि जब हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल मतलब क्या है कि ग्लोबली पूरे एनवायरमेंट में, पूरे अर्थ पे क्या हो गया है? हीट का प्रेजेंस ज्यादा हो गया है, हीट का प्रेजेंस ज्यादा हो गया है, ठीक है, क्योंकि फ्यूल की बर्निंग वगैरह की वजह से क्या है, कार्बन उड़ के कहा जा रहा है? एनवायरमेंट में, और एनवायरमेंट में जाने के बाद वो क्या कर लेता है? अर्थ के ऊपर एक ऐसी लेयर बना लेता है, हमारे एनवायरमेंट के ऊपर एक ऐसी लेयर फॉर्म कर लेता है। तो उस लेयर की वजह से क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो लेयर फॉर्म हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। तो कार्बन जो हमारा उड़ के ऊपर जाता है आसमान में, एनवायरमेंट में जाता है, तो क्या करता है? एक अपनी लेयर फॉर्म कर लेता है, ठीक है। जैसे CFC गैस हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी कार्बन का एक फॉर्म है ना, वो गैस भी। ये सारी गैसेस क्या कर लेती हैं? हमारे एनवायरमेंट में कैसी लेयर फॉर्म कर लेती है, जिसकी वजह से सनलाइट की एनर्जी को, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब तो करती है, एब्जॉर्ब तो करती है, मगर उस लेयर की वजह से वो हीट बाहर नहीं जा पाती, वो हीट अंदर ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे समझोगे? कार में बैठे हो कभी? कार में शीशे होते हैं ना, मिरर होते हैं साइड, सॉरी मिरर नहीं, शीशे होते हैं, बंद कर लेते। अच्छा, उन शीशों की वजह से अंदर धूप आती है ना, आती कि नहीं आती? उन शीशों की वजह से अंदर, हमारी कार के अंदर एकदम जो है ह्यूमिडिटी सी हो जाता है ना, एकदम गर्म इन्वायरमेंट हो जाता है, बिल्कुल गर्म सा हो जाता है, हीट वाला इन्वायरमेंट हो जाता है। तो ऐसे किस वजह से? क्योंकि कांच की वजह से, मिरर तो लगा हुआ है लेकिन उसके वजह से भी क्या हो रहा है, जो हीट है बाहर की वो अंदर आ रही है। यानी कि जो कांच लगा हुआ, जो मिरर लगा, उसको आप क्या समझ के चलो? कार्बन। क्या समझ के चलो? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो हीट वो अंदर तो आ रही है, अंदर तो आ रही है, लेकिन क्या वो हीट दोबारा बाहर जा पाती है? नहीं। उस केस में हमको क्या लगता है, कार के अंदर कितनी सफोकेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि उस केस में कार के अंदर हीट की प्रेजेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो जो मिरर लगा है वो हीट को अंदर तो आने दे रहा है मगर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इस केस में उसमें क्या, एकदम गर्मी सी हो जाती है, ठीक है। सेम चीज में हमारे अर्थ के साथ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर तो फॉर्म हो गई, हीट अंदर तो आ जा रही है, हमें सन एनर्जी, हमें हीट एनर्जी मिल रही है, लेकिन क्या वो हीट बाहर जा पा रही है? नहीं। इसकी वजह से ह्यूमिडिटी, गर्माहट इतनी हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। समझे? क्लियर हुआ? तो क्या लिखा है, राइज इन द अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू हाई लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, कि जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए,
अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना इन द सेंस क्या है कि हीट ज्यादा है, हीट ज्यादा है। तो बोला है अर्थ का टेम्परेचर हमारा क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज मेरे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कि जब हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो कि क्या क्रिएट करता है, ग्लोबल वार्मिंग। क्या क्रिएट करता है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या है, एसिड रेन। एसिड रेन भी इसी का इफेक्ट, किस चीज का, बर्निंग ऑफ फ्यूल वगैरह का, क्योंकि वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वायरमेंट में उड़ के जा रही है। ठीक है, एयर में मिली हुई गैस, एयर में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है, वही वाटर ड्रॉपलेट्स लास्ट में क्या बन के गिरती है नीचे, बारिश। क्या बन के गिरती है, बारिश। यानी कि वही गैस का फॉर्म वो क्या ले लेता है, एक वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्म ले लेता है, और जब बारिश होती है वही वाटर ड्रॉपलेट नीचे हमारे अर्थ पे जितना है इन्वायरमेंट पे हमारे आके गिरता है। ठीक है, तो किस चीज का फॉर्म लेता है, एसिड रेन का। किसका, एसिड रेन का। एक नॉर्मल रेन अलग है, एक नॉर्मल रेन अलग है। देखो एसिड रेन अच्छा ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होगी, जिस एरिया में ज्यादातर क्या है, इंडस्ट्रीज वगैरह है, क्योंकि जहां इंडस्ट्रीज होगी वहां फ्यूल का यूज जरूर होगा। ऑब्वियस सी बात है कि विदाउट फ्यूल एक इंडस्ट्री रन नहीं कर सकती, तो ये वही ज्यादा प्रोड्यूस होगा जहां इंडस्ट्री फैक्ट्री ज्यादा सेटअप है। तो इंडस्ट्री हो गया, फैक्ट्री वगैरह ज्यादा सेटअप है, वहां ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, आसमान में जा रहा है, एटमॉस्फेयर में मर जा रहा है, एटमॉस्फेयर की जो गैसेज है उनमें मिक्स हो रहा है, उन गैसेज में क्या वाटर ड्रॉपलेट्स पाई जाती है इन्वायरमेंट में हमारे, ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स एक टाइम पे क्या क्लाउड का फॉर्म लेती है, उस क्लाउड के फॉर्म से क्या होती है, बारिश। जब बारिश बन के गिरेगा तो कार्बन का प्रेजेंस तो उस एयर में है ना, उस वाटर ड्रॉपलेट में है ना, तो क्या एक एसिड रेन की फॉर्म में आता है नीचे। ठीक है, और एसिड मतलब नाम से पता चला जहरीला तेजाब है वो, तो वो चीज क्या है, हमारे लिए हार्मफुल ही तो है। तो क्या फ्यूल का यहाँ पे कोई सही यूज हुआ, नहीं, वो चीज हमारे लिए हार्मफुल बन के आ रही है, कि उन्हीं गैसेस की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो क्या हुई, हार्मफुल बनी, उन्होंने कार्बन का फॉर्म लिया और किसमें, एसिड रेन बन के हमारे अर्थ पे आ रही है। ठीक है, तो लिखा क्या है, टॉक्सिक गैसेस रिलीज ड्यू टू कंबशन। कंबशन का मतलब बर्निंग। ठीक है, टॉक्सिक गैसेस रिलीज ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल्स कंबाइंड विद रेन वाटर, कि रेन वाटर के साथ जो हमारे फ्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं। कौन से फ्यूल्स, जो कंबशन के टाइम रिलीज होते हैं। ठीक है, जो कंबशन के टाइम जो भी हमारे फ्यूल रिलीज होते हैं वो किसके साथ मिक्स होता है, रेन वाटर के साथ। उस रेन वाटर को क्या बना देता है, एसिडिक। क्या बना देता है, एसिडिक। एसिडिक इन द सेंस जो क्या है हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसी की वजह से अच्छा क्या इफेक्ट पड़े, बहुत सारी बीमारियां हुई पहली बात तो, क्योंकि वही वाटर बन के नीचे आ रहा है। अब वो क्या है, वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या है, हार्मफुल है हमारे लिए। तो हार्मफुल जब हमारे लिए है तो क्या हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होगा। ठीक है, एक टाइम पे आगरा में, यानी कि जहाँ पे ताजमहल सिचुएटेड है, ठीक है, तो जो ताजमहल का कलर है वो एकदम से उतर से, जिसमें मार्बल लगे हैं व्हाइट, उसका कलर एकदम से फेड हो गया है ड्यू टू एसिड रेन। एसिड रेन ने उसके ऊपर क्या एक पीलापन सा क्रिएट कर दिया है। तो अगर उस मार्बल के ऊपर ऐसा हो रहा है, हमारी तो ह्यूमन बॉडी है, हमारी तो ऐसी मसल से बिल्कुल सॉफ्ट सी, तो वहां के लोगों को बहुत सारी बीमारियों से भी गुजरना पड़ा। ठीक है, तो जब उस पत्थर पे इफेक्ट पड़ गया उस एसिड रेन का, तो ह्यूमन बींग्स पे कितना इफेक्ट पड़ा होगा, जबकि ह्यूमन बींग्स की बॉडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो ह्यूमन बींग्स को भी बहुत ज्यादा डिसीजों का सामना करना पड़ा। हमको सामना करने में सोचो, जो कौन एनिमल, जो जानवर है, इनको कितना नुकसान होता होगा। ठीक है, वही पानी बन के कहाँ गया, हमारे लेक्स में गया, नदियों में गया, नदियों में हमारे कितने एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, उनको हार्मफुल हुआ। ठीक है, यानी कि एसिड रेन की वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूट हो रही है। अगर उस सॉइल में उसको जो वाटर की रिक्वायरमेंट थी वो तो नहीं मिला, बल्कि वो जहरीला पानी मिल गया, तो सॉइल कभी फर्टाइल हो सकती है, उसमें फर्टिलिटी आएगी नहीं। तो एयर पॉल्यूशन हुआ, सॉरी क्या, वाटर पॉल्यूशन हुआ, सॉइल पॉल्यूशन हुआ, और क्या है, मार्बल्स फेडेड। मार्बल्स फेडेड में मेन वही ताजमहल का आपको बता रही हूँ कि उसके मार्बल्स एकदम उनका कलर उतर से गया एसिड रेन की वजह से, क्योंकि इतना ज्यादा वो टॉक्सिक था, टॉक्सिक गैसेस तो रिलीज हो रही थी। तो यानी कि कंबशन के टाइम जो हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उनकी वजह से जो टॉक्सिक गैसेस निकलती है वो लास्ट में किसके साथ जब कंबाइन होती है, हमारे रेन वाटर के साथ, और जब रेन वाटर के साथ कंबाइन होती है तो नीचे बनके क्या आती है, वो एसिड रेन। वही एसिड रेन के सारे इफेक्ट्स हैं। क्लियर हुआ, समझ आया, हमारा कंबशन चैप्टर ओवर हो चुका है। ठीक है,
अब इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बताऊंगी, कंबशन चैप्टर, कोल पेट्रोलियम, क्रॉप प्रोडक्शन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन चारों चैप्टर के आपको एक टेस्ट सीरीज कराऊंगी एमसीक्यू का। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है विद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो क्वेरी कर लो, नहीं है तो गुड।